मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ आपके टेस्ट पेपर। तो हमने अभी तक जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया का टेस्ट पेपर एक हम सॉल्व कर चुके हैं। लाइव सेशन हम लोग ने लिया था नेशनलिज्म इन इंडिया का टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए। वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, मैप वर्क, सब मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया था, है ना। तो अगर आपने नहीं सॉल्व किया है या टेस्ट पेपर आपको नहीं मिला है तो आप कम्युनिटी पोस्ट से एक्सेस कर सकते हो टेस्ट पेपर को, आपको पूरा टेस्ट पेपर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप एक बार ही सॉल्व कर लो पेपर को, तो आप उसको आसानी से वीडियो के थ्रू देखकर एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक की है, किस तरीके का आंसर बनना चाहिए। सिमिलरली मनी एंड क्रेडिट का टेस्ट पेपर भी आपको मिल चुका है, मनी एंड क्रेडिट का टेस्ट पेपर आपको मिल चुका है कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, है ना। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और पूरा टेस्ट पेपर आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव की लिंक है ना। अब कोशिश ये करना है, मान लो आपको टेस्ट पेपर मिलने से पहले या फिर आपको टेस्ट पेपर पे ध्यान नहीं गया है और ये वीडियो दिख गया है, तो यहीं पर वीडियो रोक लेना, पहले जाना टेस्ट पेपर ढूंढना कम्युनिटी पोस्ट पे, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसको पहले सॉल्व करना, है ना। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन को लेकर क्या सोच रहे हो, किस क्वेश्चन में क्या आंसर्स लिख रहे हो। फिर टेस्ट पेपर के इस सॉल्यूशन को देखना तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है, क्या लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, क्या सही तरीका है, कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं, कौन से पॉइंट छोड़ने हैं। तो ये आप तभी रियलाइज कर पाओगे जब आपने टेस्ट पेपर एक बारी खुद से सॉल्व किया है। तो सीधे वीडियो देखोगे तो ऐसे ही लगेगा, हाँ ये लिख लेंगे, हाँ ये कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना पेपर में, फिर पेपर में तो हमको खुद से लिखना होता है। तो एक बारी कोशिश करो कि खुद से लिखो, फिर यहाँ पर आके एनालाइज करो, तो बढ़िया से आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। टेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स के इसी तरीके से टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर लाइव सेशंस भी होने वाले हैं, तो आपको उसमें भी जरूर आते रहना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो ध्यान में रखना ही रखना है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि उनसे बाहर नहीं जाएंगी चीजें, बट हाँ मोस्टली चीजें हम उसके अंदर भी कवर कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम बढ़िया से जाए, है ना। जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट की बात करें, आई होप चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना। अब ये जो टाइम है, ये वाला टाइम काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा प्रीशियस है। आपको अब रीडिंग अगर आपने कर ली है तो अब आप थोड़ा सा थम जाना, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। रीडिंग तो सब लोगों ने कर लिया, कंसेप्ट सबने समझ लिया, हमारे वन शॉट रिविजन जा चुके हैं, हमारे कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस भी जा चुके हैं, फुल चैप्टर वीडियोस भी जा चुके हैं, है ना। उसके बाद में हमने बहुत सारी चीजें भी चैप्टर्स के साथ में कर ली और समझ ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। तो इनके साथ साथ में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते चलो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, पैसे में ही क्यों ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर जाहिर सी बात है ये आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन मनी में इसलिए होते हैं। या फिर आप एक सिंपल सा तरीका समझो, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक सिंपल सा तरीका ये समझना कि पहले तो इंग्लिश वाला जो अपना क्वेश्चन है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, है ना। जैसे व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी, है ना। तो हिंदी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पैसे में ही क्यों ट्रांजैक्शन होते हैं। समझ में आ रही है बात, पैसे में ही क्यों ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको याद होगा कि आप जब एग्जाम में पेपर लिखने के लिए बैठते हो या आंसर लिखने के लिए बैठते हो तो आपकी नजरें बंद होती है और आप एनसीईआरटी खंगालने लगते हो कि कहाँ पे आंसर मिलेगा, कहाँ पे आंसर मिलेगा। तो अभी डेली बेसिस पे भी यही करो, जब फाइनली एग्जाम में भी यही होना है तो फिर यहीं से वो चीज़ करना शुरू कर दो। बैठो सोचो कि आंसर हमको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आंसर हमको कहाँ पे मिलेगा, ये आंसर हमको सबसे पहली वाली जगह पर मिलेगा। ठीक है, हमारा जहाँ से जो चैप्टर है वो शुरू होता है वहीं पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। आपको पूरा एग्जाम्पल शू मैन्युफैक्चरर वाले के थ्रू समझाते हैं, फिर बताते हैं कि पैसे में क्यों ट्रांजैक्शन होता है। तो पैसे में ट्रांजैक्शन इसलिए होता है क्योंकि आप आसानी से इसको देकर कुछ भी चीज खरीद सकते हो, है ना। तो सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपको किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मैं ये चीज खरीदूंगा, सामने वाले को भी यही चीज होगी तो फिर वो लेगा, फिर रिटर्न में मेरे को सामान देगा, है ना। समझ आ रही बात। तो आपको यही वाली चीज क्या लिखनी है, इसके अंदर इंक्लूड करनी है। किसी भी इकोनॉमी में जब हम पैसे को लेना देना शुरू कर देते हैं तो आसानी से ट्रांजेक्शन हो पाते हैं, इसलिए हम पैसे में ट्रांजेक्शन करते हैं। समझ में आ रही है बात। अ पर्सन होल्डिंग मनी, पैसे ट्रांजैक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि अ पर्सन होल्डिंग मनी, जिस पर्सन के पास में पैसा है वो आसानी से उसको एक्सचेंज कर सकता है विद एनी कमोडिटी, एनी सर्विस ही और शी माइट वांट, है ना। मतलब
जैसे मेरे पास में पैसा है, मुझे मान लो गेहूं खरीदना है, हमने एग्जांपल में बहुत अच्छे समझा था कि मुझे गेहूं खरीदना है, तो मैं क्या करूं, मैं अगर शू मैन्युफैक्चरर हूं या मेरा बिजनेस जूता बेचने का है, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो कोई सा पर्सन ढूंढ लूंगी या फिर कोई सा पर्सन मेरे पास में आ जाएगा फॉर बाइंग द शूज, और रिटर्न में मुझे क्या देगा, पैसे दे देगा। फिर मैं आसानी से पैसे लेकर गेहूं वाले के पास में जा सकती हूँ, गेहूं लेके आ सकती हूँ ना। वहीं अगर मनी सीन में नहीं होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे गेहूं वाले को ढूंढना पड़ेगा जो रिटर्न में जूते भी लेना चाहता हो। जूते लेना ऐसे वाले नहीं, जूते खरीदना चाहता हो, है ना। मान लो मैं गेहूं वाले के पास में गई तो वो मेरे को से फालतू में तो गेहूं देगा नहीं, वो बोलेगा आप मुझे रिटर्न में क्या दोगे, मैं बोलूंगी मेरे पास में, मैं तो जूते बेचती हूँ, जूते आप ले लीजिए मुझसे। वो बोलेगा कि नहीं मेरे घर में तो बहुत सारे जूते, मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, मैं आपको गेहूं नहीं दे सकता, है ना। तो फिर मुझे दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। वहीं अगर पैसा है तो आसानी से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो फॉर एनी कमोडिटी और एनी सर्विस। सर्विस को लेकर कैसे, कि किसी कोई भी बंदा आपके यहाँ पे काम कर रहा है, अगर जैसे आपको अपने घर का काम करवाना है ना, आपको कोई सा भी घर में स्टाफ रखना है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो आसानी से आपके यहाँ काम करके जाएंगे और रिटर्न में आप उसको पैसा दे सकते हो, है ना। तो फॉर सर्विस, फॉर एनी कमोडिटी हम पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो। डज एवरीवन प्रेफर रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट, है ना। और साथ ही साथ में ये लाइन लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैसे में ट्रांजैक्शन क्यों होते हैं, ताकि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, यानी कि मेरी जो इच्छा है और सामने वाले की इच्छा है उसमें इत्तेफाक होने चाहिए, है ना। कि मतलब मुझे क्या करना है, मुझे भी ये चीज़ बेचनी है, वो बोलेगा अरे यार मेरे को भी ये चीज़ खरीदना है, तो बढ़िया, कि हाँ मेरे को भी ये चीज़ बेचनी थी, इसको भी ये चीज़ खरीदना है, तो बढ़िया इत्तेफाक हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज़ को क्या करता है, ये एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कैसे काम चलेगा, ऐसे हम तो थोड़े थोड़े जगह पर दिन भर हमको कितने काम होते हैं, हज़ारों काम होते हैं, तो हम ढूंढते ही रहेंगे कि कोई ये खरीद लो रिटर्न में ले लूँ, कोई ये खरीद लो रिटर्न में ले लूँ, तो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो जब एक इकोनॉमी में पैसा सीन में आ जाता है तो आसानी से आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, और ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम है इसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट मेजरली जो है वो आपके होने चाहिए। आपको शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है ना, तो आप आसानी से उसमें भी लिख सकते हो। कितनों ने लिखा है कमेंट करके बताना मुझे कि ये पॉइंट आपने इंक्लूड किए हैं, ये आपको लग रहा है कि नहीं इसके अलावा मैम ये पॉइंट भी आना चाहिए इसके अंदर, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, है ना। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, नॉट सेइंग दैट, नॉट सेइंग एट ऑल। आपके आंसर डिफर कर सकते हैं, आपके शब्द डिफर कर सकते हैं, पर आपका आंसर इसके अराउंड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा ही लिख कर आ गए आप, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि इसके अराउंड आप आंसर इंक्लूड कर सकते हो। आपको इसके अलावा कोई और पॉइंट भी याद आ रहा है तो आप उसके अंदर रेलेवेंट होना चाहिए बस वो पॉइंट, ठीक है। समझ में आया, पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। तो हमको क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका ये रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, फिर एनसीईआरटी में खंगालना है कहाँ पे आंसर मिलेगा, समझना है कि क्या रेलेवेंट आंसर हो सकता है, अपने को खुद से ही सोचना है कि यार इसके अंदर ये पॉइंट आने चाहिए। मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं ये पॉइंट ढूंढता, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम करो। समझ में आई बात। खुद ही की एग्जाम लो और खुद ही के एग्जामिनर बनो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो भाई, हाउ डज मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड को कैसे एलिमिनेट करती है। तो जो पिछली वाली लाइन है ना, जो पिछले आंसर में हमने लिखी थी, वो लाइन क्या थी, इन एन इकोनॉमी मनी बाय प्रोवाइडिंग अ क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, है ना, एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस, द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब मनी एक क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, यानी कि एक बीच का पड़ाव बनकर ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है इसको एलिमिनेट कर देती है, यानी एक माध्यम बनकर इसको एलिमिनेट कर देती है। तो ये लाइन आपकी इसके अंदर आनी चाहिए कि इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, जहां पर पैसा यूज में है, मनी बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेप मतलब एक मीडियम बनकर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देती है। ऑल वन हैज टू डू, अगर किसी को कुछ करना भी है या खरीदना भी है तो उसको सिंपली अपने प्रोडक्ट के लिए एक बायर को ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे रिटर्न में पैसा लेना पड़ेगा, फिर उसी पैसे को लेकर जाकर सामने वाले बंदे जो भी आपको सामान खरीदना है आप उसके पास में जा सकते हो और उससे अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हो, है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की
जो प्रॉब्लम है ये सीधे सीधे क्या हो जाएगी, इससे खत्म हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को खत्म अगर करना है तो फिर कैसे सीन बनेगा वो भी तो आपको एग्जामिनर को बताना जरूरी है ना। तो ये वाला पॉइंट इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। पहले में तो हमने रीजन बता दिया कि मनी बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, है ना, एक क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप बनकर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को खत्म करती है या एलिमिनेट कर देती है। साथ ही साथ में कैसे एलिमिनेट करती है तो हमने उसका पूरा ऐसी स्थिति बता दी, किस तरीके से एलिमिनेट कर देगी। तो बस सिंपली अपना एक प्रोडक्ट का बायर ढूंढो, वो बायर आपको पैसे देगा आपका प्रोडक्ट खरीद के, फिर उसी पैसे को लेके जाकर आप जो सामान खरीदना है या जो भी सर्विस आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। समझ में आई बात, है ना। तो ये 2 पॉइंट आप इंक्लूड कर लो, आपका आंसर एकदम बढ़िया सा बन जाएगा। क्लियर है। ऐसा आंसर किसने लिखा है कमेंट से बताना। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, पहले पूरा वीडियो अच्छे से पेपर सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में पूरा वीडियो देख लो, फिर उसमें ना आप अपने आंसर को पे टिक करते जाओ कि अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं इंक्लूड की, मुझे ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। खुद से ही मार्क्स दो कि आप एग्जामिनर होते तो आप अपने आप को कितने नंबर देते इनके अकॉर्डिंग, है ना। मतलब ईमानदारी से, यहाँ कोई हार जीत वाली बात नहीं है। अभी सीख लोगे ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज अपनी गलतियां खुद निकाल लो ताकि कल कोई दूसरा आपकी गलतियां ना निकाल पाए, है ना। जितनी गलती हो सकती, इज, एम, आर, स्पेलिंग मिस्टेक, पैराग्राफ चेंज, पॉइंट कोई सा इंक्लूड किया नहीं, जितने नंबर काट सकते हो ना अभी काट लो। अभी काट लोगे तो एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था यार, मैंने इसमें ये पॉइंट इंक्लूड किया था, मेरे को ये इंक्लूड करना है, यार ये मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी, मेरे को स्पेलिंग ठीक से लिखनी है। समझ आ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको अपने आंसर लिखने हैं और खुद का ही एग्जामिनर अभी इस पॉइंट से बनना शुरू कर देना है। मुझे बताना आप क्या आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद में कितने नंबर आ रहे हैं या किस क्वेश्चन में आपने कौन सी मिस्टेक की है ना। ऐसे कमेंट्स में लिखकर बताना कि मैम इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक होगी, मैं ध्यान रखूंगा, है ना। ऐसे करके लिखना कि जो भी आपकी मिस्टेक है वो लिख देना कि इसमें ये मिस्टेक हो गई, फिर आगे लिखना मैं ध्यान रखूंगा। तो मुझे भी पता चलेगा कि आप किस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर फाइनली हम अप्रैल में जो पूरे के पूरे टेस्ट पेपर लेंगे आपके, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस इंक्लूड करेंगे और मैं आपके आंसर चेक करूंगी, तो उसमें क्या रहेगा आपकी कम से कम मिस्टेक्स निकलेगी। समझ में आ रही है। और मेरे को भी ध्यान रहेगा कि बच्चा किस तरीके की मिस्टेक कर सकता है, तो अगले आने वाले टेस्ट पेपर में भी हम उन चीजों का भी और अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप बताते रहिएगा कमेंट्स में। द मॉडर्न क्वेश्चन पढ़े नेक्स्ट। The modern currency is without any use of its own, then why is it accepted as a medium of exchange? Also, who issues the currency in India? तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं, खुद से बनाए हुए हैं, ताकि जितना हो सके ना इतना कवर हो जाए। मतलब एग्जामिनर कहीं से भी निकालेगा ना तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है ना। तो इसलिए सारे आंसर्स कुछ इसी अकॉर्डिंग हमने इंक्लूड किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि मॉडर्न करेंसी यानी कि जो हमारी आज की करेंसी है ना, वो उसके यूज के अलावा और किसी काम की नहीं। मतलब अगर पैसा है ना, जैसे कि पैसा है तो पैसा का नोट है अपना 10 रुपए का। अब मान लो कि कोई किसी दिन मना कर दे रात को 8 बजे टीवी पे आकर कि भाई और बहनों अब ये जो है आपका किसी काम का नहीं और ये करेंसी अब बंद हो जा रही है, तो क्या आप उससे कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। क्या आप उसको खा सकते हो? क्या आप उसके कपड़े बना के पहन सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पहले जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता था, ग्रेन, कैटल, है ना, ये सारी चीज़ें, ये कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको अगर आप एक्सचेंज के लिए नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो उसको और किसी काम में ले सकते हो, है ना। जबकि जो करेंसी है इसको आप किसी और काम में नहीं ले सकते, है ना। तो जब ये अगर एक्सचेंज नहीं होती है तो ये किसी काम की नहीं है, तो फिर हमने क्यों इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया हुआ है। साथ ही साथ हमको ये बताना है कि ये जो करेंसी है इसको कौन इश्यू करता है। तो सबसे पहली चीज इसी क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर छुपा है, या आंसर क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा? एनसीईआरटी में जो हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसमें करेंसी की जो बात की जा रही है वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा और वहीं पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है कि यही एक मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि जो सवाल है कि किसी काम की नहीं तो हमने क्यों इसको एक्सेप्ट किया है, यही कहीं ना कहीं एक जवाब है। क्योंकि एक इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाओ जो किसी और चीज़ के काम नहीं आती, वो उसी एक्सचेंज में काम आएगी। जैसे हमने इकोनॉमी में समझा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ ना, ताकि आपको अंदर से आंसर समझ में आ जाए। फिर लिख तो हम लेंगे, है ना। तो ऐसा है कि जैसे कोई सी भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर गुड्स, सर्विसेज, ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतनी अच्छी इकोनॉमी होगी, है ना। तो जब हमको एट द एंड इकोनॉमी मेजर करनी होती है कि हमारी इकोनॉमी कितने से बढ़ी, कितने से कम हुई, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, एक कॉमन चीज़ देखनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, है ना। अब वहीं कोई ग्रेन बेच के एक्सचेंज कर रहा है, या कहीं कोई जूते बेच के एक्सचेंज कर रहा है, या कहीं कोई लाइफ स्टॉक के रिटर्न में कुछ सामान ले रहा है, तो फिर हमको बाय द एंड इकोनॉमी में कैसे पता चलेगा कि अच्छा कितने ट्रांजैक्शन हुए। वहीं अगर मनी ही ऐसी चीज रहेगी जिसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या कोई सी भी करेंसी जैसे हमारा रुपीस है उसका हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमको बाय द एंड पता होगा कि इतने नोट इशू हुए थे, इतने नोट यूज में आ रहे हैं, इतने में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतने बैंक में से ये चीज गई, ये चीज निकली, है ना। तो हम क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं उसको। समझ में आ रही है बात। वहीं जो दूसरी चीजें हैं उसमें आप मेजर नहीं कर पाओगे, आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया उससे, तो उसको पका के खा लिया, है ना, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने कहीं पे पका के खा लिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। साथ ही साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाइड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। नोबडी इन इंडिया, नोबडी इन अ कंट्री कैन डिनाई ट्रांजैक्शन इन करेंसी के। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को इसके अंदर नहीं लेना, है ना, या मुझे इसके अंदर एक्सचेंज नहीं करना, आप मेरे को कोई और सामान लो। लीगली कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन इसी में ही होंगे। समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, ठीक है। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. हमारी कंट्री की जो सरकार है वो इसको ऑथराइज करती है कि आपको ट्रांजैक्शन इसी चीज में करना है। समझ में आई बात। इंडिया में कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को इशू करता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि जब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे होते हैं तो हम एक का आंसर लिखते हैं, दूसरे का आंसर लिखना भूल जाते हैं। ऐसा मत करना, है ना। कहीं पर भी लिखना, लेकिन आंसर लिखना, और एक बार ही दूसरे क्वेश्चन पे जंप करने से पहले चेक कर लेना कि क्वेश्चन क्या था और आपने आंसर क्या लिखा है ना। कई बार तो हम जोश में आके क्वेश्चन कुछ रहता है, आंसर कुछ और छाप के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आंसर रेलेवेंट लिखना है, लिखने के बाद में पढ़ लेना, और अगर लग रहा है कि नहीं गलत लिखा है तो बिल्कुल बेधड़क होके काट के नीचे वापस से आंसर लिख लेना। समझ में आई बात। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, ठीक है। ये चीज भी आपको इंक्लूड करनी है कि इंडिया के लॉ के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन हमारी करेंसी इशू नहीं कर। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप बनाने लग जाओगे पैसा, है ना, वो अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहाँ जहाँ पर प्रेस लगा रखी है कि यहीं से जो है वो नोट्स बनेंगे, जैसे देवास में भी है, और अलग अलग जगह पर काफ़ी जगह है जहाँ से नोट्स बनते हैं और फिर वहाँ से अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो वो चीज़ गवर्नमेंट अथॉरिटी ही करेगी और कोई भी नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीस। लास्ट पॉइंट ये भी आप इंक्लूड कर लो कि कोई भी यहाँ पर रुपीस में पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता, है ना। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल ये था कि जब करेंसी किसी काम की नहीं है अदर देन ऑफ इट्स ओन, तो हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, या क्यों एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। तो हम इसलिए एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया हुआ है। RBI इस चीज़ को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही साथ में इंडिया में कोई भी इस चीज़ को अलग से नहीं इशू कर सकता, जो भी है गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करेगी, और कोई भी लीगली डिनाई भी नहीं कर सकता इन इट्स पेमेंट, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आंसर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। आंसर एक बार ही अपना वो जो NCERT वाली मैं जगह बता रही हूँ वहाँ पर भी जाके आप चेक कर लेना, है ना, समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, है ना। अब ये क्वेश्चन है, इसके मतलब ये एक पैराग्राफ है, इसके बिहाफ पे हमको क्या करना है, दो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो अब ये घूम फिर के आपको ऐसा नहीं कि ऐसा कैसा क्वेश्चन बना के दे देंगे, है ना, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं, पर एक तरीके हमने बना लिए अपने हिसाब से। क्वेश्चन कुछ भी घूम सकता है, आंसर यही होंगे। समझ में आ रही है बात। अब इससे तो हजारों क्वेश्चन दूसरे भी बन सकते हैं, इसी क्वेश्चन को घुमा के शब्दों को चेंज करके कुछ भी बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं जो पहली स्टेप है वो ये कहती हूँ कि आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। कोई भी आंसर कुछ भी घुमा लेंगे ना, हिंदी में उसका मतलब सेम ही निकलना है अगर आंसर सेम होना है तो, है ना। तो आप आसानी से अपना आंसर की रेलेवेंसी निकाल पाओगे कि इसमें कौन सा हमको आंसर लिखना है। समझ में आ रही है बात। अब हमने क्या किया, पहले पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट किया कि वर्कर्स जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो अपनी सैलरी रिसीव करते हैं एंड ऑफ द मंथ, है ना,
बाय द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। तो उनके पास में एंड ऑफ द मंथ सैलरी रिसीव की, अब बिगनिंग ऑफ द मंथ में उनके पास में एक्स्ट्रा कैश होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में अपने नाम का एक खाता खोलकर, है ना। तो हमको क्या करना है, इसके बेसिस पे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, है ना। तो ये जो दूसरे तरीके से लोग पैसे को होल्ड करते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हमने पढ़ा है ना। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दो, पहला करेंसी और दूसरा डिपॉजिट विद बैंक, है ना। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक, है ना। हम क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, जब भी हमको लगता रहता है हम उसमें से निकालते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दीज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड वाई, ये जो डिपॉजिट विद बैंक है इसको और क्या कहा जाता है, और जो भी हम बताएंगे कि ये कहा जाता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है ना। देखो कितने एकदम डिटेल्ड में हमने क्वेश्चन निकाले, आपके टीचर आपके एग्जामिनर कहीं से भी आप निकाल लेंगे ना, दादरियो आप मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे हो, आप आंसर लिख पाओगे अगर आपने ईमानदारी से चीज़ें कवर की है, जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक। व्हाट आर दीज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और दीज डिपॉजिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज दे कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा किया, फिर हम अपनी डिमांड देते हैं ना कि मुझे इतना पैसा निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिमांड करें बैंक वाले से कि हमारे पैसे में से इतना पैसा हमको दे दो, है ना। तो ये क्या हो गया, क्योंकि हम डिमांड करके इन डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उनको और क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मेरे को कमेंट्स में जहां जहां मैं आपसे सवाल करते जा रही हूँ ना, साथ साथ में फटाफट कमेंट कर करके बता दिया करो, है ना। अब यार इतनी मेहनत हम करें थोड़ी, तो आप भी कर सकते हो अपनी तरफ से, ना गए लिखते लिखते या करते करते इंटरेक्शन बना रहता है, वो लाइव में जैसा रहता है ना। अब लाइव ये वाला नहीं गया है, तो आप इसको क्या करो, अपना कमेंट्स करके उसको कवर अप कर लो, है ना। तो मुझे पता चलते जाएगा कि आपको कहाँ पे डाउट लग रहा है, आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग फैसिलिटी दैट डिमांड डिपॉजिट ऑफर, हाउ आर पेमेंट्स मेड थ्रू इट, ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो डिमांड डिपॉजिट ऑफर करती है और इसके थ्रू पेमेंट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पेमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, वही डिमांड डिपॉजिट वाली जगह पर ही, जो अपना मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसमें करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है, और फिर उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट में जैसे ही आप नीचे नीचे आते हो तो अगला वाला पेज पे जैसे आपका शुरू हो जाता है ना डिमांड डिपॉजिट का, वहाँ पे आपको शुरुआत में ये लाइन लिखी हुई है कि इट ऑल्सो ऑफर्स एन इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, जो कि है चेक फैसिलिटी, है ना। चेक फैसिलिटी आपको डिमांड डिपॉजिट ऑफर कर सकता है, आप बिना कैश दिए, क्या जैसे हमको क्या करना है, यही चीज़ जैसे मैं आपको कर रही हूँ ना कि क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ, फिर आपको रेलेवेंट चीज़ समझा रही हूँ कि कहाँ से आंसर आ सकता है, इसी तरीके से आपको भी अपना पेपर सॉल्व करना है। पेपर आया, फटाक से हिंदी में कन्वर्ट किया, एनसीईआरटी पहुँचे कहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद में सोचा कि क्या लिख सकते हैं, अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये पॉइंट लिख सकता हूँ, ये पॉइंट लिख सकता हूँ, और फिर उसके बाद में लिखना शुरू करो। तो सही मत बिड़बिड़ करके लिखने लग जाना, वो फिर ऐसे में क्या होता है, आपकी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप सोचो पहले थोड़ा सा, 2-4-5 सेकंड का टाइम दो, फटाफट सोचो, फटाफट हो तो दिमाग चलने लगता है एग्जाम टाइम पे, तो टाइम कम रहता है ना, फटाफट दिमाग चलेगा आपको, तो फटाफट करके ऐसे करके लिखना करना शुरू कर देना, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हमको यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, आप बिना कैश दिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो या अपना पैसा एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। इसके थ्रू पेमेंट कैसे होता है, तो दूसरे ही पैराग्राफ में पेमेंट चेक से कैसे होता है ये भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप सामने वाले बंदे के नाम का चेक बना दो, फिर वो आपका चेक लेके अपने बैंक में चला जाएगा और फिर वहां से उसको पैसा रिटर्न में मिल जाएगा। कैसे होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है काफ़ी सारे वीडियोज़ में, है ना। तो पहली लाइन तो क्या लिखनी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग फैसिलिटी दैट डिमांड डिपॉजिट ऑफर, तो पहली लाइन आपको वही लिखनी है, एन इंटरेस्टिंग फैसिलिटी दैट डिमांड डिपॉजिट ऑफर, या डिमांड डिपॉजिट ऑफर एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक, चेक के थ्रू पेमेंट करवाने की एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पेमेंट अगर करना है चेक के थ्रू तो पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, है ना। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी है मोस्टली ऑफ एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि आप
पढ़ो, मोस्टली कोशिश ये करो कि आपके शब्द जो है वो सही से चुने हुए होंगे। वो सही से तभी आप चुन पाओगे जब आपने फ्रीक्वेंटली उन चीज़ों को देखा है या फ्रीक्वेंटली उस तरीके का आंसर देखा है ना। तो आपके दिमाग में वो आंसर बैठ जाएगा, फिर उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ही आप एग्जाम में लिखोगे। एग्जैक्ट तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते, है ना। तो पर रेलेवेंसी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने यूज़ किए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको पॉइंट्स किस तरीके से लिखने हैं। समझ में आई बात? क्योंकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो तो आपको यही पॉइंट्स दिखेंगे, फिर मैं आंसर करा रही हूँ तो आपको यही पॉइंट दिखेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर है? पेमेंट चेक के थ्रू अगर करना है तो पेयर जो है वो क्या करेगा, पेयर जिसका एक अकाउंट है, सबसे पहले तो अकाउंट होना जरूरी है ना। देखो अब ये शब्द कितने मैटर करते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दी है। शब्दों को ध्यान रखना जरूरी है कि आपको किस तरीके के शब्द अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जिसके पास में बैंक में अकाउंट होता है वो एक चेक इशू करता है या फिर चेक बनाता है कितने भी स्पेसिफिक अमाउंट का, जितना का भी उसको ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, तो ये चेक क्या होता है, ये एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करे फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा था वही यहाँ पर इंग्लिश में हमने लिख दिया। अब इसको आसान लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से आपको जैसे समझ आ रहा है आप लिख सकते हो, लेकिन इन पॉइंट्स के अंदर ये होना ज़रूरी है कि वही पर्सन कर सकता है जिसका बैंक हो, है ना, बैंक में खाता हो। साथ ही साथ में पहला पर्सन जिसने मतलब जो चेक इशू करवा रहा है या फिर जिस बंदे को पैसे लेना है वो क्या करेगा, सामने वाले बंदे से चेक ले लेगा, उसने लिख दिया अपना अपना अमाउंट जो भी उसको देना है। जैसे कि आपको मेरे अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो आप क्या करोगे, आप अपना चेक फाड़ोगे, है ना, आप अपना चेक फाड़ोगे, उसके ऊपर अमाउंट लिखोगे कि आपको मेरे को 20,000 देने, है ना, मतलब आप मेरे को 20,000 दे रहे हो, तो आपने वो लिख के और मेरे को चेक दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं मेरे बैंक में जाऊँगी और बैंक को बोलूँगी कि ये सामने वाले बंदे ने मेरे को दिया है, उसके अकाउंट में से 20,000 आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक को डिमांड कर रहे हैं कि आप सामने वाले बंदे के अकाउंट में से इतना अमाउंट मेरे इसमें ट्रांसफ़र कर लो, है ना। तो आप बोलोगे ऐसे तो कोई भी कर सकता है, नहीं कोई भी नहीं कर सकता, प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कर सकता कोई। ठीक है, अपना आंसर इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। What are the things that lender may demand against the loan? Is it the same for loan? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेंडर डिमांड करता है, यानी कि देने वाला बंदा डिमांड करता है जब वो लोन दे रहा होता है, यानी कि जब आप मेरे पास से लोन लेने आए हो, है ना। इतना क्लियर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पूरी आपको सिचुएशन भले समझनी है तो आप वो समझ लो, उसके बाद ही आंसर लिखो। तो इसमें आपको क्या समझना है कि अगर मान लो आप मेरे से लोन लेने आ रहे हो, है ना, आप मेरे से लोन लेने आ रहे हो, तो मैं क्या हूँ, मैं लेंडर हूँ, है ना, मैं देने वाली हूँ पैसे, तो मैं क्या चीज़ों की डिमांड करूँगी और क्या सभी लोन्स में ये डिमांड सेम होती है या अलग होती है, ये भी हमको क्या करना है, एक्सप्लेन इसके अंदर करना है। तो समझते हैं अपना। ठीक, तो आंसर हमारा कुछ किस तरीके से होना चाहिए, पहले तो हम लिख दें कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आपको याद है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्या शर्तें होती हैं फॉर गिविंग अ क्रेडिट या फिर फॉर गिविंग अ लोन, है ना। तो किन शर्तों पे लोन दिया जाता है, सबसे पहला तो कोलेटरल रखा जाता है ना, यानी कि आप कुछ गिरवी रख के जाओ, जैसे आप जितने का भी लोन ले रहे हो उस हिसाब से कुछ भी सामान गिरवी रख के जाओ, ताकि अगर आप इन केस लोन नहीं रीपे कर सकते तो फिर वो क्या करेंगे, जिससे भी आपने लोन लिया है वो सामने वाला बंदा उस सामान को बेच के लोन का जो पैसा है उसको कवर कर लेगा, है ना। तो पहली चीज़ तो क्या रखी जाती है, कुछ सामान गिरवी रखा जाता है, यानी कि कोलेटरल रखा जाता है। दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है, यानी कि जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया है ना, तो 5 लाख तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, साथ ही में उसके ऊपर जो ब्याज लगाया है, यानी कि जो इंटरेस्ट लगाया गया है 2%, 3% का, 5% का, वेरी करता है ये भी। तो ये जितना भी इंटरेस्ट लगाया गया है, तो जो भी मूल भाव के अनुसार इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको एक्स्ट्रा में देना है, मतलब 5 लाख तो देना ही देना है, फिर उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो पैसा भी आपको देना होता है। ठीक है, और क्या होता है, मोड ऑफ रीपेमेंट, जो भी जिस भी तरीके से आप पैसा वापस रीपे कर रहे हो, किसी सामान के तौर पे रीपे करने की आपने बात की है, या पैसे ही रीपे करने की बात की है, या फिर आपने किसी और चीज़ से रीपेमेंट की बात की है, तो ये चीज़ भी एक आती है बाद में, है ना। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फिर उसके बाद में क्या है, क्या ये सभी के लिए सेम होता है, मतलब हर लोन के लिए सेम होता है, या फिर जिससे भी आप लेने जा रहे हो सबके लिए सेम होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। जैसे कि मैं लोन लेने गई तो मेरा कोलैटरल के हिसाब से, मेरे अमाउंट के हिसाब से जितने का मैं लोन ले रही हूँ उस हिसाब से क्रेडिट जो टर्म्स हैं वो डिफर करेगी एज कम्पेयर टू दूसरा पर्सन। फिर वो कितने हिसाब से कितने का लोन ले रहा है, कितने महीने में देने की उसने बात की, कितने साल में देने की उसने बात की, क्या कोलैटरल रखा है, तो सब कुछ डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन के ऊपर, है ना। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बोरोवर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो लेंडर है मतलब जो देने वाला है, और जो लेने वाला है उनके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, सभी के लिए सेम नहीं होता। क्लियर है? तो ये आपका आंसर पूरा क्या हो जाएगा, इसमें सम अप हो जाएगा। इवन आप ये दोनों पॉइंट को एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपने क्या लिखा? थिंग्स दैट लेंडर में डिमांड अगेंस्ट द लोन आर इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। साथ ही साथ में जो वेरी है तो किस हिसाब से वेरी करता है ये भी हमने लिख दिया, है ना। अब ये जो और है इसमें आप आई होप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। ये और का मतलब ये नहीं कि या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो टेस्ट पेपर में, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। इस और से ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आंसर यही आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मेंशन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना। तो ये तरीके हैं जो मुझे लगे कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। लेकिन आपको जो मैंने हिंदी में कन्वर्ट करने वाली स्टेप बताई है ना, तो वहां से आपको सम हो जाएगा या फिर दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको आपका आंसर लिखना क्या है। क्लियर है? भले किसी भी तरीके से घुमा फिरा के फिर बंदा क्वेश्चन पूछे, ठीक। तो अब कहीं पे भी आपको टेस्ट पेपर में और दिखे तो ये मत सोचना कि मैम कहती दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। और ये चीज़ अगर आप समझदार है तो आपके दिमाग में आएगी ही नहीं, क्योंकि आप समझ जाओगे कि यार ये क्वेश्चन भी यही चीज़ कहना चाह रहा है जो ये कहना चाह रहा है ना। तो क्लियर हो जाएगा आपको कि अरे ये तो मैम और तरीके बता रही है आंसर लिखने के या क्वेश्चन पूछने के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, व्हाई द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर देन द फॉर्मल लोन। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे ऐसी चीज पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट एक्टिविटीज को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। अब ये क्वेश्चन आपने में से जितने भी सॉल्व किया होगा उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैम भूल तो नहीं गई, कहीं फॉर्मल सेक्टर तो नहीं लिखना चाह रही है ना। ये चीज आपको लग रही होगी दिमाग में। तो आप बिल्कुल अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, मैं नहीं भूली, मैं जानबूझकर यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर लिया है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर तो हम लोग जानते ही हैं कि कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई। मान लो इन केस टीचर को या एग्जामिनर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, उन्होंने इनफॉर्मल डाल दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको आंसर क्या लिखना है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइजेज इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। बंदा आप जिससे लोन लेने जा रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको पेमेंट दे रहा है। चाहे तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रख सकता है वो, चाहे तो कैसा भी लोन रीपेमेंट का मोड रख सकता है। अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो वो आपको मारा पीटी भी कर सकता है आपके साथ में, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। साथ ही में एक और क्वेश्चन है, व्हाई द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर देन द फॉर्मल लोन्स, है ना, कि कॉस्ट ऑफ बोरोवर क्यों ज़्यादा होती है ना। हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लोन्स में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल लोन, है ना। तो जो बोरोवर यानी कि जो लेने वाला है उसको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना, है ना। तो ये चीज़ें हमको लिखनी है। कहाँ पे मिलेगा ये वाला आंसर आपको? ये वाला आंसर आपको मिलेगा इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर की, जहाँ पे हम बात करते हैं ना लोन की, वहीं आपको आंसर मिल जाएंगे। जहाँ पर पहले तो हमने आरबीआई की बात की कि आरबीआई सुपरवाइज करता है ना। फिर उसके बाद में अगले पैराग्राफ में ऐसा दिया है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। मुझे बताना कि ये आंसर कितने लोगों ने सही लिखा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना, या फिर कितने लोगों को ऐसा लगा है कि यार मैम यहाँ कुछ गड़बड़ कर गई, ये फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल लिख दिया है ना। कमेंट्स में बताना मुझे। देखिए, लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, ठीक है, वो जैसे जितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं ना इतना लगा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई सुपरवाइज करने वाला है ही नहीं, है ना। वहीं अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वहाँ आरबीआई सुपरवाइज करता है। वो देखता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बैंक जो है वो फालतू का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगा रहा है,
है ना, तो वो ध्यान देती है। और यहाँ पर जो इनफॉर्मल है, देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। यहाँ पर कोई भी नहीं रोकेगा, वो अनफेयर मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको उनका पैसा वापस से निकालना है तो। ऑल्सो ये जो हमारा दूसरा आंसर है कि कॉस्ट ऑफ बोरोवर क्यों ज़्यादा होती है, तो अगर फॉर्मल लेंडर से हम कंपेयर करें तो बहुत सारे इनफॉर्मल लेंडर जो है वो क्या चार्ज करते हैं, दे चार्ज मच हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, है ना, इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोवर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल। अब जैसे फॉर्मल सेक्टर से आपने लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, उन्होंने आपके ऊपर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट रेट लगाया। वहीं आपने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया, है ना, तो उन्होंने आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट लगाया जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, है ना। मान लो इधर 3% का अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाए फॉर्मल में, तो यहाँ पर इनफॉर्मल में वो 5-7% का भी इंटरेस्ट रेट लगा सकता है। तो जाहिर सी बात है ना, आपको इनफॉर्मल वाला महंगा पड़ गया ना लोन लेना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में मतलब 5 लाख तो देना ही देना है और एक्स्ट्रा पैसा जो देना है वो काफ़ी ज़्यादा देना है ना। तो कॉस्ट ऑफ बोरोवर यहाँ पर ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगा है। समझ आई बात? तो आंसर में आपको क्या इंक्लूड करना है कि इनफॉर्मल में इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल, इसलिए कॉस्ट ऑफ बोरोवर ज़्यादा होती है। ठीक, कैसे आंसर लिखना है समझ में आ गया? क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है आंसर्स, बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत इजी है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आंसर अपने आप बनने लगेंगे। व्हाट इज़ अ कोलैटरल? कोलैटरल क्या होता है ना, तो काफ़ी इजी सा जवाब है कि ये एक असेट होता है जो कि बोरोवर ओन करता है, फिर वो गिरवी रखता है उसको कि रिटर्न में अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया तो फिर वो सामने वाला बंदा जिससे भी लोन ले रहा है वो उसको ले जाकर बेच के लोन की मनी जो है वो कवर अप कर ले, है ना। तो कोलैटरल क्या है? इट इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स, है ना। ये आपको बताना जरूरी है कि किसका एसेट है ये, जो बोरोवर है यानी कि जो लोन लेने वाला है उसका एसेट है। समझ में आई बात? कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन। वो जमीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक हो सकती है, बैंक में कुछ डिपॉजिट करे हुए पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो इस एसेट को यूज करता है एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। वो एज ए गारंटी देता है सामने वाले बंदे को कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपसे जो पैसा लेके जा रहा हूँ वो मैं वापस से आपको रीपे कर दूंगा, है ना। अगर नहीं कर पाया तो आप इसको बेच के पैसा कवर कर लेना, है ना। तो एज ए गारंटी हम दे के आते हैं। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट, है ना। सामने वाले के पास में हक है कि अगर मैं नहीं वापस से लोन पे कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो सामने वाला बंदा उस सामान को बेच के क्या कर सकता है? पैसा कवर कर सकता है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि लैंड के मतलब ज़मीन के टाइटल्स, साथ साथ में डिपॉजिट विद बैंक, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल यूज्ड फॉर बोरोइंग, है ना। तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो भले से, यहाँ पर मत यूज़ करो। एक कॉमन एग्जाम्पल कोलैटरल का लास्ट पॉइंट में दे दो तो आपका छोटा सा आंसर बन जाएगा वेरी शॉर्ट में, है ना। 2-3 पॉइंट का आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो नहीं आएगा, शॉर्ट में आ सकता है ना। वेरी शॉर्ट में आ गया तो आप ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। व्हाई इज इट सो? हमने ये देखा है कि अभी तक भी बहुत सारे पुअर हाउसहोल्ड जो हैं वो डिपेंडेंट है ऑन इनफॉर्मल, यानी कि जो बैंक और कोऑपरेटिव है उनके अलावा जो दूसरे सोर्सेज है जैसे कि फ्रेंड है, मनी लेंडर है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कौन डिपेंड करते हैं? पुअर हाउसहोल्ड डिपेंड करते हैं लोन के लिए। तो हमको यहाँ पर बताना है क्यों ऐसा करते हैं। तो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से समझा है कि उनको कोलैटरल का प्रॉब्लम होता है, लोगों के पास में कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता। दूसरी चीज़, पुअर हाउस होल्ड जहाँ पर रहते हैं या फिर जो विलेजेस की बात करें वहाँ पर बैंक ही नहीं है, अगर है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डिमांड करते हैं। अब वो पुअर लोग घबरा जाते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, पता नहीं होता उन लोगों को, है ना। साथ ही में उनको गड़बड़ लगती है कि नहीं यार ये अनजान लोग हैं, इनसे ले कि नहीं ले। तो ये वाले पॉइंट आपको इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। क्लियर है ना। ये आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? ऐसे चीज़ आप देखते हो ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके जो शुरुआत के पैराग्राफ है ना वहीं पे आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर काफ़ी हद तक, हाँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा शुरुआत में। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्या लिखना है कि जो बैंक है वो रूरल एरियाज़ में पहली बात तो है ही नहीं,
है ना, रूरल एरियाज़ में तो है ही नहीं। फिर दूसरी चीज़ तो ये है कि लोन जो है अगर बैंक से लेना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जैसे मेरे को बैंक से अगर लोन लेना है तो बैंक वाले के पास में जाऊँ, सामने वाला बंदा मैं जानती पहचानती नहीं, अनजान है, वो 10 चीज़ मेरे से मांगेगा, मैं घबरा जाऊँगी। वहीं मेरे को पैसे अगर लेना है, मेरे दोस्त को फ़ोन ला के दूँ, यार मेरे को 10-20 हज़ार की ज़रूरत है या 25-30 हज़ार की ज़रूरत है, मेरे को दे देगा क्या, है ना, मैं तेरे को दे दूँगी, समय से दे दूँगी, वो मेरे से कोलैटरल भी नहीं मांगेगा, है ना। तो काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन मेजर रीजन, है ना। किसी के लोगों के पास में असेट नहीं होता कि वो क्या गिरवी रखें जो उसके बराबर का है ना, तो इसलिए वो लोग नहीं ले पाते फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, वो इनफॉर्मली फिर से प्रेफर करते हैं। ऑल्सो इनफॉर्मल लेंडर सच एज मनी लेंडर नो द बोरोवर्स, है ना, हम जानते हैं मनी लेंडर को या फिर हम जानते हैं बोरोवर को, जो मनी लेंडर बोरोवर, बोरोवर मनी लेंडर दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं, तो वो आसानी से दे देते हैं। और इन केस अगर नहीं पे कर पाते रिटर्न में तो वापस से आप मनी लेंडर को एक्सेस भी कर सकते हो, फिर से जा सकते हो उसके पास कि चलो ठीक है ना। द बोरोवर कैन अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग, है ना, अप्रोच कर सकता है। तो इसलिए ये लोग प्रेफर करते हैं, पुअर लोग या फिर रूरल एरियाज के लोग, कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो रीज़न हमने बता दिया, क्लियर है। तो बस आपको यही रीजन लिखने, इससे ज़्यादा कुछ भी भसड़ मत लिखना, है ना, बताना आंसर सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज ऑफ एसएचजीज। एसएचजीज में जो सेविंग और लोन एक्टिविटीज हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है ना। हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, आप कहाँ पे मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ही हमको जो लास्ट वाला पेज है उसमें लास्ट पैराग्राफ इधर की साइड वाला, है ना, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पैराग्राफ है उसमें नीचे नीचे आपको मिल जाएगा कि मेजर डिसीजन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो कौन लेते हैं, ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं। सारे कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, कितना पैसा देना है, कितने समय पे देना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर अगर मान लो कोई नहीं पे कर पाया या रीपे नहीं कर पा रहा है लोन, तो फिर उसको कैसे कवर करना है, दूसरा बंदा उसको कवर कर लेता है, तो ईजी हो जाती है चीज़ें। यही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स। जो ग्रुप के मेंबर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वही इन डिसीजन को लेते हैं। एंड द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, है ना, कि किस पर्पस पे लोन देना है, दारू पीने के लिए तो नहीं लोन लेके जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि पर्पस किस चीज़ के लिए लोन लिया जा रहा है, तो कितने अमाउंट का लोन देना है, इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है उसके ऊपर, रीपेमेंट शेड्यूल कितना होगा, यानी कि महीने भर का टाइम देना है, साल का टाइम देना है, 2 साल का टाइम देना है ना। ये सारी चीज़ें ग्रुप ही डिसाइड करता है। इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर बैंक से लोन लिया है पूरे ग्रुप ने, फिर वो विद इन ग्रुप बांट रहे हैं, तो फिर वापस जो लोन का रीपेमेंट है वो पूरा ग्रुप ही उसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई 1 पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर कोई लोन रीपे नहीं कर पाता है, जितना हिस्सा, मान लो बैंक से लोन ले लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप में पूरे ग्रुप के नाम से, अब मेरे को ज़रूरत पड़ी 20,000 की, मैं ले गई, है ना, ग्रुप में से। अब मान लो मैं नहीं पे कर पा रही हूँ, तो इसको पूरे ग्रुप को तो बैंक को पैसा देना ही है ना, वापस पे करना ही है। अब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे इतना हिस्सा कौन पे करेगा, तो जो दूसरे लोग हैं ग्रुप के वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं रीज़न समझ के, ताकि पूरा लोन जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। इन एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। जो दूसरे मेंबर्स है ग्रुप के वो उसको सीरियसली लेकर कवर अप करने की कोशिश करते हैं और उसको वापस से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब ऐसे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, उससे कोशिश करते हैं कि सेविंग वगैरह बढ़ाकर या धीरे धीरे करके या डिपॉजिट्स वगैरह बढ़ाकर लोन जो है वो उसको कवर कर लिया जाए। समझ आई बात। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। इनसे यहाँ आपको ना बहुत छोटे छोटे से डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, पूछे जा सकते हैं। बाकी और जो अच्छे क्वेश्चन है या जो और अच्छे से एग्जाम में आ सकते हैं, ये हर चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी इन लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे उनकी, तो फिर आप वहाँ से भी उनको पढ़ सकते हो, है ना। हाउ कैन वी से दैट एसएचजीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द रूरल पुअर। तो जाहिर सी बात है हम आसानी से कह सकते हैं क्योंकि इट हेल्प्स टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। लोगों के पास में कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, इसलिए वो लोग लोन नहीं ले पाते। वो लोन नहीं ले पाते तो उनकी इनकम नहीं सुधरती है। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो बिना कोलैटरल के कम इंटरेस्ट रेट पे आसानी से लोन दे देता है, तो वो रूरल पुअर क्या करते हैं, आसानी से ग्रो कर पाते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में वो अलग अलग पर्पस के लिए लोग जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए टाइमली लोन ले सकते हैं। अब मान लो बेटी की शादी है,
कुछ चीज़ की एकदम सारा कुछ कर लिया और मान लो 10-20 हज़ार की एकदम कमी पड़ गई, तो बैंक के पास में कैसे जाएंगे लोन लेने के लिए, या मनी लेंडर के पास में जाएंगे तो वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास में आप जाओगे तो ग्रुप वाले मेंबर सारे आपको पहचानते हैं, सबको पता है आपकी क्या स्थिति है, अचानक से ज़रूरत पड़ी तो वो आपको टाइमली लोन दे सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोन दे सकते हैं, फिर आप उसको टाइमली रीपे करते रहो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बंदा अपनी लाइफ आसानी से जी पाता है ना, अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे करके उभर के आ पाता है, अपना काम बढ़ा सकता है। मान लो किसी को सिलाई मशीन खरीदनी है, अपना काम बढ़ाने की, या फिर कुछ अपना काम डालना है, तो कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन आसानी से मिल जाएगा तो वो काम अच्छे से कर पाएगा, उसकी इनकम एक्स्ट्रा बढ़ेगी। नहीं तो जब हाई इंटरेस्ट रेट पे हम लोन लेते हैं तो फिर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट या फिर लोन चुकाने में ही निकल जाता है ना। और ऑल्सो इट नॉट ओनली इट डज हेल्प वुमेन को सिर्फ और सिर्फ लोन देने में या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने में ही मदद नहीं करता, उनको एक प्लेटफॉर्म भी देता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बातचीत कर सकें, अपनी मन की बात रख सकें, कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो रख सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की ऐसी चीज़ें अगर फेस कर रहे हैं या कोई भी दिक्कत है तो वो अपनी ग्रुप में बात कर सकती हैं, अपना मन हल्का कर सकती हैं, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकती हैं, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, इससे जो बिल्डिंग ब्लॉक है या फिर रूरल जो लोग हैं उनको तो सशक्तिकरण उनका होना ही होना है ना। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर इंक्लूड करने। क्लियर है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, काफ़ी इजी है ना। बस रेलेवेंसी होनी चाहिए कि हमको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से पॉइंट लिखने हैं, तो यहाँ पे वैसे पॉइंट लिखने हैं जो कि रूरल पुअर को सशक्त करता हो, है ना। तो कोलैटरल के कारण प्रॉब्लम आती है तो उससे उनका सशक्तिकरण होगा, ताकत मिलेगी उनको कि हाँ हम ले सकते हैं, बिना कोलेटरल के भी लोन ले सकते हैं, दे देंगे वापस, टाइमली लोन मिल जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर लोन चाहिए तो ले सकते हैं, टाइमली उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक प्लेटफॉर्म भी देता है, सब लोग अपनी बातें रख पाते हैं और काम अपना ज़िंदगी जो है अच्छे से जी पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये वाले पॉइंट इंक्लूड करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इससे रिलेवेंट और लग रहा है आपको तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इन इंडिया। लोन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमको डिफरेंस बताना है, तो बहुत सारे डिफरेंस निकल सकते हैं। पहला तो ये कि फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, आप बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लेते हो। इनफॉर्मल में क्या होता है, आप मनी लेंडर, फ्रेंड, रिलेटिव इनसे लोन लेते हो। यहाँ पर आरबीआई सुपरवाइज करता है आपके लोन्स वगैरह सारी को, या फिर बैंक के लोन वगैरह सभी चीज़ को। यहाँ पर कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं है। यहाँ पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे दिया जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है ऑन द पर्सन हु इज़ गिविंग द लोन। जो भी लोन दे रहा है उसके मन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जितना चाहे इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। यहाँ पर कोलैटरल रखा जाता है ताकि आपका जो रीपेमेंट अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोलैटरल बेचकर बराबर कर लिया जाए, आपको कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके, मार पीट के, अगवा करके कैसे भी अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, 10 लोगों के साथ में बेइज्जती करके आपसे पैसे जो है वो वापस ऐठवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है ना। तो आप इस तरीके के अपने पॉइंट लिख सकते हो। लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव, यहाँ पर क्या है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव एंड फ्रेंड, है ना। यहाँ पे इट इज सुपरवाइज बाय आरबीआई, यहाँ पे इट इज नो वन टू सुपरवाइज द लेंडिंग। अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट मनी कैन बी कवर्ड बाय सेलिंग कोलैटरल, कोलैटरल बेच के आप पैसा कवर कर सकते हैं या फिर बैंक कवर कर लेता है। यहाँ पर कैन यूज एनी हार्श मीन्स फॉर रीपेमेंट, अपने हिसाब से जो भी उनको डुक्केबाजी करके पैसे को कवर करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, लिख लोगे अपना आंसर, काफ़ी ईजी है। 3 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट आ रहे हैं 2 पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट आंसर है। 4 लिखोगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इतनी कोशिश करो कि बंदा सामने वाला एग्जामिनर ना खुश हो जाए आपका आंसर देख के कि वाह भाई कितना आता है इस बच्चे को, बढ़िया। पर ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा ही लिखने भिड़ गए कि जितना भी आसपास का आता है सब लिख दिया वेरी शॉर्ट में ही और शॉर्ट में ही, तो लॉन्ग आंसर के लिए टाइम ही नहीं बचा है ना। इतना ही लिखो जितनी ज़रूरत है, ताकि आपका टाइम जो है वो भी लिमिटेड है, 2 घंटे का टाइम है, तो आपको सारे आंसर्स उसके अंदर कवर करने हैं। तो ऐसे नहीं कि आता है तो सब लिखने बैठ गए,
क्लियर है? हु सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स इन इंडिया एंड हाउ? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया की फंक्शनिंग कौन सुपरवाइज करता है? जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में देखा था ना कि इनफॉर्मल की कौन सुपरवाइज करता है, तो हमने बताया था कोई भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सुपरवाइज करता है तो यहाँ पर आरबीआई सुपरवाइज करता है। कैसे सुपरवाइज करता है? तो ये चीज़ भी हमको बहुत अच्छे से बताई हुई है आपके एनसीईआरटी में, जहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल शुरू होते हैं, जहाँ पे बात करते हैं हाँ, या फिर लोन एक्टिविटीज़ के नीचे, हाँ वहाँ पर आप देख सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले पैराग्राफ में भी आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे ही नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। आरबीआई जो है वो देखता है सारा कुछ काम, है ना। तो क्या है, आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, है ना। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, मॉनिटर करता है कि बैंक के पास में भी पैसा है कि नहीं लोन देने के लिए, है ना। और ये देखता है कि लोन जो है, ऐसा तो नहीं कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को या फिर अमीर लोगों को और ट्रेडर को ही लोन दे रहे हैं, मतलब ऐसा करेंगे तो गलत है ना, क्योंकि लोन तो सभी लोगों को बराबर मिलना चाहिए, और इवन पुअर लोगों को तो ज़्यादा अच्छे या फिर इजी वे में मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी उन परिस्थितियों से बाहर निकल के आ सके और कुछ अच्छी अर्निंग कर सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके, है ना। तो आरबीआई देखता है कि ऐसा तो नहीं कि बैंक सिर्फ बिजनेसमैन और प्रॉफिट मेकिंग पीपल को ही लोन दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये भी वो चेक करता है। और ये भी इंश्योर करता है कि जो पुअर लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उनको भी आसानी से लोन मिले। आरबीआई सीज दैट बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन एंड ट्रेडर बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड टू स्मॉल बोरोवर्स ऑल्सो। पीरियोडिकली बैंक को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है टू आरबीआई कि वो किस तरीके की लैंडिंग कर रहा है, यानी कि किस तरीके से पैसा लैंड कर रहा है, किस तरीके से पैसा उधार दे रहा है, और कितने रेट पर उधारी दी जा रही है, कितने रेट पर लोन दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बैंक को प्रॉपर रिपोर्ट देनी पड़ती है टू आरबीआई, है ना। तो इस तरीके से सुपरविजन हो जाता है। सबसे पहले हमको लिखना था कि कौन सुपरवाइज करता है, तो हमने लिख दिया। फिर हाउ भी पूछा है कि कैसे सुपरविजन होता है, तो इन स्टेप्स के थ्रू सुपरविजन होता है ना, ध्यान रखा जाता है। ये पॉइंट लिख लो आप आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी हाउ? डिमांड डिपॉजिट एक एसेंशियल फीचर शेयर करते हैं पैसों का। कैसे शेयर करते हैं? तो इट इज़ अ फैसिलिटी विच लैंड इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। ये ऐसी फैसिलिटी है जो कि एक पैसों का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बताती है। फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड अगेंस्ट डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल कि डायरेक्टली पेमेंट हो सकता है इवन विदाउट कैश, है ना। डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है बिना कैश के, तो जाहिर सी बात है कि एसेंशियल फीचर तो बनेगा ही ना पैसों का। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न फॉर्म। तो आपको इसके अंदर बेसिकली यही बताना है कि डिमांड डिपॉजिट एक मनी के फॉर्म में भी कैसे एसेंशियल है ना। तो ये पॉइंट आप लिख दो उसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एक्सप्लेन। इस स्टेटमेंट को हमको एक्सप्लेन करना है। तो इस स्टेटमेंट को हमने वेरी शॉर्ट में भी किया था, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है या कैसे ये चीज़ हम कह रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे वेरी शॉर्ट में आपने 2-3 पॉइंट लिख लिए, लेकिन अगर ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है? सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज दिस ऑल्सो, कि आपको बताना है कि मनी किस तरीके से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है विद एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है? इसमें आपका आंसर उस तरीके से बनेगा जैसे हमारा जो शू मैन्युफैक्चरर है ना, एनसीईआरटी में शू मैन्युफैक्चरर के एग्जाम्पल के साथ में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक मनी जब सीन में आता है तो हमको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं लगती है। हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पैसा देकर, या सामने वाला बंदा आएगा हमसे सामान खरीदेगा, हमको पैसा देगा, हम उस पैसे से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, है ना। वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। पहली चीज़ तो क्या लिखनी है कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। जो भी चीज़ें हमको चाहिए, अगर हमारे पास में पैसा है तो हम आसानी से उसको एक्सचेंज करके सामान को खरीद सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं। एग्जाम्पल, हम अगर अपने हिसाब का कोई एग्जाम्पल लेने के लिए बोले तो आप क्लॉथ रिटेलर का एग्जाम्पल दे सकते हो। मतलब एग्जाम्पल में आपको क्या कर देना है, सिर्फ शू मैन्युफैक्चरर को किसी और बिजनेस में
एमएन से रिप्लेस कर देना है, और उधर वो क्या वीट खरीद रहा था ना, तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे इसको कुछ और खरीदना है, बुक खरीदनी है ना। शू मैन्युफैक्चरर को क्लॉथ रिटेलर से एक्सचेंज कर दो, और उधर वीट खरीद रहा था वो, तो यहाँ पर बुक खरीदने की बात कर दो, है ना। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लो क्लॉथ रिटेलर का, अगर उसको बुक खरीदनी है उसके बच्चों के लिए, है ना, और अगर मनी सीन में नहीं होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बुक सेलर के लिए सर्च करनी पड़ेगी जो कि उसका क्लॉथ खरीदे, यानी कि ऐसा बुक सेलर जो कि क्लॉथ भी खरीदना चाहता हो, है ना। both parties should have to agree or have to agree to sell and buy each other commodity, है ना। लेकिन अब अगर मनी सीन में है, बट नाउ ऑल वन हैज टू डू इज सर्च अ बायर ऑफ हिज प्रोडक्ट, एक्सचेंज प्रोडक्ट फॉर मनी, बाय एनी कमोडिटी विथ मनी दैट ही हैज, है ना। तो आपका आंसर पूरा समअप हो जाएगा। क्या आंसर लिखा हमने, एक बार फिर से मैं समअप कर देती हूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनी जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एलिमिनेट कर देती है, इसको हमारे एग्जाम्पल से समझाना है, या फिर हमको ये समझाना है कि मनी जो है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कैसे काम करती है। तो हमने पहले तो बता दिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कैसे काम करती है, फिर दूसरा हमने एग्जाम्पल लेके बता दिया कि अगर पैसा सीन में नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, ये हमने देख लिया। फिर हमने बता दिया इसी सीन में अगर पैसा होता है तो क्या हो जाता है। इस तरीके से आंसर हमारा पूरा समअप हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ वर ट्रांजैक्शन डन बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है ना, और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आने के पहले किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता था। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आने के पहले किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता था, ग्रेन्स की मदद से, लाइफ स्टॉक की मदद से, है ना, कॉइन्स की मदद से, जो मेटल के कॉइन्स होते थे, गोल्ड सिल्वर, इनको एक्सचेंज कर सामान खरीदा या बेचा जाता था, है ना। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आप कौन कौन सी हैं। तो पहला तो करेंसी है, दूसरा डिपॉजिट विद बैंक है। तो करेंसी को, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, तो करेंसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, है ना, कि कौन इशू करता है ना, और किसके भी हाफ पे इशू होती है, ये सारा लिख दिया। डिपॉजिट विद बैंक में थोड़ा सा बता दिया कि हमारे पास में एक्स्ट्रा इनकम होती है तो फिर हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट हमको चार्ज, उसके ऊपर हमको एक्स्ट्रा पैसा देता है तो हम डिपॉजिट रख लेते हैं उसके अंदर, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो अपना आंसर, ठीक है, दोनों तरफ से अपना आपका आंसर जो है वो समअप हो जाएगा। बिफोर, सबसे पहले तो ये लिख दो कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स और बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल इंडियंस used grains and cattle as money, thereafter came the use of metallic coins जैसे गोल्ड, सिल्वर और पेपर कॉइन, है ना। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हमको क्या देखने को मिलता है, करेंसी देखने को मिलती है जिसमें आएगा पेपर नोट और कॉइन, है ना। करेंसी ऑथराइज किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये एक्सप्लेन कर दिया। फिर दूसरा फॉर्म ऑफ मनी क्या है, इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक, है ना। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे लिख दो करेंसी कोलन लगा के और फिर ये पूरा पॉइंट लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया डिपॉजिट विद बैंक कोलन लगा के ये पूरे पॉइंट लिख दिए, है ना। तो और अच्छे से आपका आंसर बन जाएगा। सिंस, इसको फिर एक्सप्लेन कर दिया, सिंस द डिपॉजिट विद बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन एनी डिमांड और ऑन डिमांड, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। तो थोड़ा बहुत एलैबोरेट करके आपने जो पॉइंट लिखा है तो आपके लॉन्ग आंसर, अच्छा लॉन्ग आंसर में मैंने सुना बच्चों को काफी दिक्कत आती है कि मैम लॉन्ग आंसर लिखते नहीं बनते। तो लॉन्ग आंसर ऐसा रहता है ना कि आपको उसके लिए थोड़ा सा बातूनी होना पड़ेगा, मतलब ये यूजुअली लड़कों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि लड़के क्या रहते हैं बहुत प्रिसाइज चीजें लिखते हैं, समझ में आ गया वो लिख दिया, पॉइंट बना दिया, खत्म कर दिया। लड़कियां क्या होती है, उनको हर चीज को बड़ा चढ़ा के करने की आदत होती है ना, तो उनके लिए लॉन्ग आंसर लिखना ईजी हो जाता है। अब लॉन्ग आंसर अगर आपको लिखना है ना तो आप क्या करो, 3 पॉइंट ले लो या 2 पॉइंट ले लो, जो भी आपको पॉइंट लग रहे हैं कि ये मेन पॉइंट्स है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे हमने देखा एक तो क्या है करेंसी, दूसरा क्या है डिपॉजिट विद बैंक, है ना। तो करेंसी के बारे में आपको जो भी थोड़ा बहुत पता है वो आपने लिख दिया, डिपॉजिट विद बैंक के बारे में जो भी आपको पता है वो आपने लिख दिया। अब यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आता तो हम इतना नहीं लिखते, हम क्या लिखते, पहले तो हम लिख देते थे कि क्या क्या चीज़ें यूज होती, फिर दूसरा हम लिख देते कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर करके करेंसी लिख देते, है ना, लाइक करेंसी जिसमें पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, है ना, हाँ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिख देते डिमांड डिपॉजिट वाला, तो डिपॉजिट विद बैंक करके अनदर फॉर्म ऑफ मनी इट्स डिपॉजिट विद बैंक। इतना लिखना काफ़ी होता, ठीक है, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते, 2 नंबर 3 नंबर जो आपके हैं, 3 पॉइंट आपने लिख दिए मिल जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा, लॉन्ग आंसर है तो इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। क्या आपको और भी मालूम है कि भाई अब करेंसी है तो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के
बिहाफ पे इशू करता है। डिमांड डिपॉजिट है तो डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हो, डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही बनेगी, है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट, देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ बैंक इनकम। या सीधे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन क्या बताना चाह रही है? ये लाइन आपको ये बताना चाह रही है कि हमने देखा कि डिमांड डिपॉजिट है, बैंक में डिपॉजिट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बैंक एक्सेप्ट कर रहा है डिमांड डिपॉजिट, आपके पैसे की रखवाली कर रहा है, तो हम बैंक को तो कोई पैसा नहीं देते ना, हम जितना पैसा जमा करते हैं उतना का उतना पैसा ले लेते हैं। हम बैंक को कोई सी इनकम दे रहे हैं क्या कि अच्छा चलो आप ये पैसा रख लो, आप हमारे पैसे की रखवाली कर रहे हो, तो है ना। तो फिर बैंक ये सब क्यों करता है? बैंक के पास में पैसा कहाँ से आता है? उनको भी तो इनकम की जरूरत पड़ती होगी ना। ये चीज़ हमको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। या एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। और भी हाँ तरीके से पूछ सकते हैं वो, या मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक की किस तरीके से होती है, ये पूछा जा सकता है ना। तो आपको आंसर इसके अंदर क्या लिखना है? आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि बैंक क्या करता है, बैंक जब डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करने आता है पैसा, तो बैंक उसको रखता है, प्लस उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है ना, मतलब डिपॉजिटर को पैसा देगा, है ना। तो डिपॉजिटर के पास में लालच आएगा कि यार घर पे रखे, इसे जब बैंक में रख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा तो मिलेगा अपने पैसे के ऊपर, है ना, वो देता है। साथ में क्या करता है, उस डिपॉजिट का वो 15% अपने पास रखता है, बाकी सारे डिपॉजिट का जितना भी पैसा बच रहा है उसको इकट्ठा करता है, फिर उससे लोगों को लोन देता है। अब जब वो लोगों को लोन देता है ना, तो जो लोग लोन लेकर जा रहे हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोन देने के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो किसकी कमाई होती है? वो बैंक की कमाई होती है। और ये जो इंटरेस्ट आप बोलोगे ना कि मैम इंटरेस्ट लेते हैं, तो इधर से इंटरेस्ट दे भी तो रहे हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनको, तो ये जो इंटरेस्ट देते हैं ना वो बहुत कम देते हैं एज कम्पेयर टू जितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो लेने और देने का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कुछ इनकम बनेगी, तो वो बैंक की इनकम होती है। अब इसे कितने लोग कितने अमाउंट का लोन ले लेके जाते हैं तो कितना पैसा बनता होगा, सोचो। समझ आ रही बात है? अगर ये चीज़ दिमाग में है कि यार बैंक हमारे पैसे की भी रखवाली कर रहा है, साथ में लोगों को लोन भी दे रहा है, तो इसके पास में कहाँ से पैसा आता है? प्लस बैंक वालों की तो इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है, सैलरी भी बढ़िया होती है ना, तो इनके पास में पैसा यहाँ से आता है। अब आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है, पहली स्टेप कि बैंक क्या करती है, डिपॉजिट का स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखती है एज कैश, ताकि कभी भी कोई बंदा लेने आ जाए तो उसको उसका पैसा दे दे, है ना। बाकी क्या करती है, जैसे कि 15% आजकल होल्ड करती है, फिर बाकी वाले से क्या करती है, और इसी के ऊपर क्या करती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे कर देती है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया कि डिपॉजिट का क्या किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट में लिख दिया कि बैंक इस डिपॉजिट से क्या करता है, तो बैंक इस डिपॉजिट से लोन देता है टू द पीपल जिसको लोन की जरूरत होती है, और इसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि बोरोवर यानी कि जो लेने वाला है उसको पे करना होता है प्रिंसिपल के साथ में, है ना। जो मेन मूल जो पैसा होता है, जैसे 5 लाख का लोन लेके गया तो 5 लाख तो देने ही देने हैं, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी पैसा उसको देना है ना। तो बैंक क्या करता है, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है एज कंपेयर टू जितना इंटरेस्ट वो देता है लोगों को। मतलब एक तरफ क्या कर रहा है, डिपॉजिटर पैसा दे रहा है ना, उस डिपॉजिटर को बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देता है, मतलब पैसा उनका बढ़ जाता है थोड़े टाइम बाद, है ना। तो वो इधर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, लेकिन इधर जो लोन लेने वाले पैसा लेके जा रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो लेने वाले हैं वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये वाला जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू देने वाले से, ठीक है। तो उससे इनकम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर पे मेहमान आते भी हैं, है ना, प्लस आप किसी के यहाँ पर मेहमान बन के जाते भी हो, ठीक है। तो आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो आप उनको क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा खिलाते पिलाते हो बढ़िया से, है ना। अब आपने क्या किया, थोड़ा बहुत ही खिला पिला रहे हो। आपके घर में अगर कोई आ रहा है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, हल्का फुल्का खर्चा कर दे रहे हो, मतलब इतना कि उसका पेट भर जाए, ठीक है, वो आने में भी खुश रहे कि हाँ हाँ चलो इनके यहाँ पे चलते हैं, इतना आपने यहाँ पे खर्चा कर दिया। प्लस अगर आप किसी के यहाँ पे जा रहे हो, है ना, तो आप उनसे डिमांड करो कि वो आपको खूब अच्छा ट्रीटमेंट दे, आप जा रहे हो तो आपके बच्चों को भी पैसे दे, खूब आपको कपड़े भी करे, है ना, बढ़िया से। तो आप रिटर्न में क्या करके बहुत सारा लेके आ गए। अब इनकेस आपके घर पे कोई आता भी है तो आपका क्या है, कम पूरा पैसा जो है वो अच्छा हो गया ना, आपको इनकम इधर से क्या हो गया, कपड़े भी आ गए, आपके बच्चों को वैसे भी आ गए, प्लस बढ़िया काम भी हो गया, प्लस आपके यहाँ अगर कोई आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आ गए ना आपको, ऐसे भी आप समझ सकते हो।
ठीक है, अब समझने के लिए आप समझ सकते हो इस तरीके से भी, है ना। तो इसमें क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लोन एक्टिविटी बैंक की समझाने के लिए आए तो उसमें ये चीज़ तो लिखना, पर इसके साथ में और चीज़ें भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो फिर वो जो सरप्लस होता है उससे क्या होता है कि मतलब बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है विद इन पीपल, जिसके पास में ज़्यादा पैसा है प्लस जिसको पैसे की ज़रूरत है ना। ये पॉइंट भी आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ लोन्स कैन टर्न टू बी अ बून एज वेल एज अ बैन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ लोन्स कैन टर्न टू बी अ बून एज वेल एज अ बैन फॉर वेरियस पीपल। ये मैंने अपनी तरीके से बनाया है, इस ऐसे आ सकता है नहीं आ सकता मालूम नहीं, पर ये शब्द भी आपको पता होने चाहिए, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रेडिट, आपको ऐसी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है जिसमें क्रेडिट जो है एक बार बून और बैन, यानी कि एक बून मतलब कि अच्छा जिसमें हुआ हो, है ना, मतलब एक आशीर्वाद की तरह रहा हो, बैन मतलब कर्ज की तरह रहा हो, है ना। तो आपको ऐसी दो सिचुएशन बतानी है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिचुएशन विद एग्जांपल। पहली सिचुएशन जिसमें क्रेडिट ने वाइटल रोल प्ले किया है, यानी कि अच्छा रोल प्ले किया है, और दूसरी सिचुएशन जिसमें क्रेडिट ने बोरोवर को और भी खराब स्थिति में पुश कर दिया है ना। तो आपको दोनों सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है ना। या तो ये सिंगल क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर दो तरीके से भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बाकी अगर ऑल इन ऑल आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि ऐसी सिचुएशन एक्सप्लेन करो या ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताओ जिसमें एक तरफ तो क्रेडिट या फिर लोन की मदद से किसी का फायदा हुआ हो और दूसरी तरफ लोन या क्रेडिट की मदद से किसी का नुकसान हुआ हो, है ना, एग्जाम्पल की तरह हमको बताना है। तो एक तरफ जहां पर पॉजिटिव रोल हुआ है वहां पर ये आपको आंसर कहां पे मिलेगा, आपका जो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है ना, जिसमें एक फेस्टिवल सीजन की बात की है, एक तरफ एक लेडी की बात की है ना। तो दोनों सिचुएशन आपको ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल है ना, तो वैसे ही आपको सिचुएशन बतानी। तो एक सिचुएशन में हम अपनी तरफ से एग्जांपल क्या दे सकते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव रोल हुआ, कुल मिला के हमको ऐसी सिचुएशन बतानी है जिससे कि बंदे ने लोन लिया हो और उसका फायदा हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि एक टेलर को, जैसे वहां पर तो हमको एग्जाम्पल ऐसा दिया था शू मैन्युफैक्चरर का, है ना, वहां पर भी उसने जूता ही बनाया था, वो पूरे चैप्टर में शू मैन्युफैक्चरर का ही एग्जाम्पल दिया है। बाकी यहाँ पे हम कुछ अलग कर सकते हैं, हम क्लोथ को लेकर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले वाले में हमने क्लोथ रिटेलर की बात की थी, अभी यहाँ पर भी हम क्लोथ से लेकर ही बात कर लेते हैं कि एक बंदे को फेस्टिवल के समय पे काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर मिला कि उसको कपड़े स्टिच करने हैं, है ना। अब कपड़े तो जो सिलवा के दे मतलब कपड़े अगर किसी को सिलवाने हैं तो वो तो कपड़े दे के जाएगा कि हमको ये कपड़ा सिलवाना है ना, लेकिन उसको धागे खरीदने के लिए या फिर बड़ा ऑर्डर है तो वो अकेले नहीं काम कर सकता, तो कुछ लोगों को हायर भी करेगा, मशीन के तेल वगैरह के लिए भी उसको थोड़े से पैसे लगेंगे। तो फिर वो क्या करे, ऑर्डर को कैंसिल तो नहीं कर सकता। उसने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड से या किसी भी बंदे से पैसे ले लिए बोलकर कि जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं तेरे को पैसे वापस चुका दूंगा। तो इस तरीके से उसका फायदा हुआ, है ना, वो ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट कर पाया और उसने ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट कर दिया, बढ़िया से उसका काम अच्छा हो गया, उसकी अर्निंग भी बढ़ गई और 2-3 लोगों को हायर किया था उनको भी पैसा दे पाया, जिससे लोन लिया था उसको भी पैसा उसने समय पर मतलब रिटर्न कर दिया, है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसके अंदर। आपको और कोई भी एग्जाम्पल लग रहा है ना इससे रिलेटेड तो आप बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन उसके अंदर क्लियर करना कि उसको फायदा हुआ है पैसा लेकर, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, बंदे का नाम रख दिया श्याम, बंसी मुरारी कृष्ण मुरारी, है ना, तो श्याम नाम रख दिया। Shyam is a tailor. He gets a big order for stitching for a wedding, है ना, and cloth is given by the customer, but he needs money to pay people whom he is going to hire as he cannot do it all alone, and buy some things like matching thread, है ना, कपड़े से मैचिंग का थ्रेड, गिट्टी वगैरह चाहिए होती है, मशीन ऑयल के लिए पैसे चाहिए होता है। So he takes a small credit from his friend with a promise to return him as soon as he get the payment of the order, है ना। With this money he was able to complete the work on time and increase his income, hence credit here played a positive role in श्याम्स लाइफ, बढ़िया से उसका काम हो गया। वहीं दूसरी सिचुएशन अगर हम बताएं जहां पर नुकसान हुआ है ना, तो यहाँ पर हम नुकसान अधिकतर खेती वगैरह में ज्यादा होते हैं, है ना। बिजनेस वगैरह में तो देरे सब मतलब बंदे ने कुछ सोचा ही ना हो तो ही उसको नुकसान होगा, बाकी अगर समझदारी से काम करे। बाकी आपको ऐसे रियल लाइफ किसी का एग्जाम्पल पता हो, बिजनेस वगैरह के लिए किसी ने लोन लिया है उसको नुकसान हो गया हो, तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने खेती का एग्जाम्पल लिया कि गीता
का एक छोटा सा प्लॉट है ज़मीन का, वो चाहती है कि कुछ क्रॉप उसके ऊपर ग्रो करे, तो उसके पास में पैसा नहीं है फर्टिलाइजर सीड वगैरह के लिए, तो उसने मनी लेंडर से पैसा ले लिया कि मैं ग्रो कर लूँगी, मेरी इनकम अच्छी हो जाएगी तो मैं रिटर्न वापस अच्छे से कर दूँगी, है ना। तो उसने ये सोच के पैसा लिया, लेकिन सीज़न के कारण या फिर एक्सट्रीम ठंड पड़ने के कारण उसकी फसल ख़राब हो गई, है ना। एक्सट्रीम ठंड पड़ने के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश गिरने के कारण, बहुत सारा गर्मी होने के कारण भी फसल ख़राब हो जाती है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण उसकी फसल ख़राब हो गई, तो अब उसको रिटर्न में या उसकी जो हार्वेस्ट निकली उसको इतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, तो वो लोन नहीं रीपे कर पाई। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार और दम लगाते हैं, अभी लोन नहीं लेते, लेकिन थोड़ा बहुत जो अपनी सेविंग के पास से पैसा है, थोड़ा बहुत इधर से हार्वेस्ट जो आया है उससे फिर से फसल को ग्रो करते हैं, यहाँ से कुछ हार्वेस्ट निकलेगी तो फिर पे कर देंगे लोन को। लेकिन यहाँ से भी जब उसने हार्वेस्ट सेल की तो उसको इतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो वो और डेट ट्रैप में आ गई, है ना, कि एक तो ये वाली फसल भी नहीं बिकी, पिछले वाले का भी लोन है और अब पैसा भी नहीं है, सेविंग भी सारी लग गई, तो वो कैसे इस लोन से बाहर निकले। तो इसमें क्या हुआ कि वो लोन से और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पड़ गई। इससे अच्छा कि वो सेविंग से ही लेकर अगर थोड़ी बहुत ग्रो करती तो उसका खुद का पैसा था, किसी को देना तो नहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर और बड़ा बोझ है कि खुद की आमदनी भी निकालनी है, खुद का घर भी चलाना है, प्लस दूसरे को भी पैसा रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन ने उसको और ख़राब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये आपको लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट भी लिखने, जैसे यहाँ पर हमने कंक्लूजन पॉइंट क्या लिया कि क्रेडिट हियर प्लेड अ वाइटल रोल और पॉजिटिव रोल इन श्याम्स लाइफ। तो यहाँ पे हमको लास्ट में लिखना है कि क्रेडिट हैज़ लेफ्ट हर वर्स ऑफ, मतलब और ख़राब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। गीता टेक्स अ लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप इन हर लिटिल पीस ऑफ लैंड, थिंकिंग दैट द मनी शी विल गेट आफ्टर द हार्वेस्ट शी विल रीपे द लोन। हाउएवर क्रॉप फेल्ड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड and she couldn't get the desired amount in return of the harvest. She again decided to grow the crop, but it could do little in terms of paying back the loan. Now she has spent all the money and her saving. The credit has left her worse off. तो आप अपनी कहानी बढ़िया से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बस लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट जरूर लिख देना, तो आपका आंसर सम अप हो जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, बच्चे कहते हैं कि हमको लॉन्ग आंसर में दिक्कत आती है। लॉन्ग आंसर में तो फेंक के मार सकते हैं आप, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेलेवेंट लिखो चीज़ें, बड़ा एग्जैगरेट करने में तो दिक्कत ही नहीं है। हम बहुत बहुत देर तक बहुत सारी चीज़ों को लंबा खींच सकते हैं, नहीं क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार देखा भी गया है कि आता भी है, आपके सैम्पल पेपर में भी देखा गया था, है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके एनसीईआरटी में भी है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपको आंसर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये आंसर आपको मिलेगा आपके क्रेडिट वाली सिचुएशंस में। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, या फॉर्मल इनफॉर्मल वाला जो आपका टॉपिक है ना, उसके अंदर लास्ट में, तो आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट या सस्ता और अफोर्डेबल लोन, इसलिए ज़रूरी होता है तो क्योंकि पहली बात लोन की प्रोसेस या फिर लोन का जो आइडिया है ये इसीलिए लाया गया था ताकि जो लोग अभी कमज़ोर स्थिति में है या जिनके पास में पैसा नहीं है वो आसानी से किसी से पैसा ले सके, इस तरीके से पैसा ले सके कि वो चुका भी पाए उसको, है ना। अब लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, बहुत ब्याज लगा देते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि सामने वाला आपसे लोन इसलिए ले रहा है ताकि उसका फ़ायदा हो, है ना। आपके पास में पैसा है तो आप उसका अच्छा कुछ यूटिलाइज करो ना, सामने वाले को तो वो बिजनेस ग्रो करेगा, आपको रिटर्न कर देगा पैसा, है ना। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट, ताकि कोई भी, जैसे मैं गरीब हूँ मान लो, फैमिली में नहीं है काम करने को, लेकिन मेरे अंदर काम करने की इच्छा है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट भी है लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, तो अगर मुझे सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट कहीं से मिल जाता है, लोन कहीं से मिल जाता है, तो मैं आसानी से लेकर अपनी अर्निंग बढ़ा के लोन को वापस चुका भी सकती हूँ। अब वहीं कोई मेरे को बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा तो मेरे को जो प्रॉफिट बनेगा काम करने से, उसका प्रॉफिट तो अधिकतर इधर लग जाएगा, वापस रिटर्न करने में तो मेरी जेब में क्या बचेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में नहीं आगे बढ़ पाते, तो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट ज्यादा जरूरी है, ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट जो आपको इंक्लूड करने हैं वो बेसिकली यही इंक्लूड करने हैं कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के कारण लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो लोन को रीपे करने में निकल जाती है ना। लोन को रीपे करने में निकल जाती है जिसकी वजह से बोरोवर के पास में कुछ ही पैसा बचता है, जो लेने वाला है उसके पास में अब कुछ ही पैसा बचा है। बहुत सारे केसेस में तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण अमाउंट जो है वो देने वाला अमाउंट
बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जितना उसने लिया है ना, तो ये भी दिक्कत है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग, अब इसके कारण क्या होता है, इंसान ना कर्जे में डूब जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है, और वो तो सोचता है कि मेरी कंडीशन और अच्छी होगी, और अच्छी होने के बजाय तो और ज़्यादा खराब हो जाती है। ऑल्सो people who might wish to start an enterprise by borrowing money will not be able to do so because of the high cost of borrowing। वो नहीं कर पाते हैं, जो सोचते हैं कि हम कुछ एंटरप्राइज खोलेंगे, कुछ अपना बिजनेस डालेंगे, तो वो नहीं कर पाते हैं हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग के कारण। इसीलिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा बिजनेस डाल पाएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी कंट्री डेवलप हो पाएगी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कब अच्छे से काम कर पाएंगे, कब बिजनेस डाल पाएंगे, जब उनको आसानी से सस्ते अमाउंट में क्रेडिट या फिर लोन मिल सके। समझ में आई बात है ना? तो आपका आंसर इस तरीके से सम अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आपको ये एक छोटा ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि पुअर हाउस होल्ड में अगर हम देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज़्यादा लिया जाता है। वहीं आप जिन हाउस होल्ड के पास में थोड़ा बहुत एसेट है कोलैटरल रखने के लिए, वहाँ पर भी देखा जाए तो ज़्यादातर इनफॉर्मल से ही लिया जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ के फॉर्मल से हो जाता है। वेल ऑफ हाउस होल्ड तो अधिकतर फॉर्मल से ही लेते हैं, वहीं रिच हाउस होल्ड भी फॉर्मल से ही लेते हैं। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है या क्या सजेस्ट कर रहा है ये वाला ग्राफ? तो पहली चीज़ तो दो चीज़ें इससे हमको समझ में आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि फॉर्मल सेक्टर अभी भी जो है वो रिच और वेल ऑफ फैमिली की ही परेशानियों को सॉल्व कर रहा है, पुअर लोगों की, विलेजर्स की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना। इट इज़ नॉट एबल टू मीट द या टोटल नीड ऑफ द रूरल पुअर, रूरल लोगों की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा है। जो बाकी का क्रेडिट है वो लोग लेते हैं, जो रूरल लोग लेते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही ले रहे हैं। Most loans from the informal lenders carry very high rate of interest, do little to increase income of borrowers, thus it is necessary कि बैंक और ये काफ़ी ज़्यादा लेंडिंग अपनी बढ़ाए, बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर ज़्यादा लेंडिंग अपनी बढ़ाए ताकि इनफॉर्मल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। क्यों इनफॉर्मल पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए? क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी चीज़ इससे क्या देखने को मिल रही है कि फॉर्मल सेक्टर को अपने जो फॉर्मल सेक्टर की चेन है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाए फॉर्मल सेक्टर से। अभी भी ऐसा ही देखा जाता है कि रिच हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन रिसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर, वो अभी भी इनफॉर्मल के ऊपर डिपेंडेंट है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फॉर्मल सेक्टर अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो उनका लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली लोगों के अंदर बांटे। जितनी आसानी से रिच को देते हैं उतनी आसानी से पुअर को भी दें, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। मैंने बहुत सारा इसके अंदर ऐड किया, आपको इतना ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग में डालोगे तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत लिख पाओगे, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी लाइंस हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, आपको लग रहा है तो आप थोड़ा भी लिख सकते हो। लॉन्ग आंसर के हिसाब से इतना लिखना बनता है ना। बाकी आप लिख सकते हो आपके हिसाब से, चीज़ों को समझ लो और लिख लो। मैं हिंदी में इसलिए समझाते जा रही हूँ आपको ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इंग्लिश में हमको बनाना तो आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू पुअर, व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग देयर लाइफ बेटर। अभी अभी ऐसा देखा गया है कि लोगों ने कुछ नए आइडिया लेकर आए हैं ताकि रूरल लोगों की या फिर पुअर लोगों की स्थिति को सुधारा जा सके। तो हमको बताना है कि वो कौन सा आइडिया है, प्लस उसी के साथ साथ में कैसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बन रही है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के पास में कोलैटरल नहीं है या फिर कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो उन लोगों की परेशानियों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है ना। तो आपको बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ही लिखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। ये बेसिकली आइडिया क्या है, द आइडिया ऑर्गेनाइज करने का है कि रूरल लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएं। 15 से 20 लोग होते हैं जो कि नेबरहुड से ही होते हैं, मतलब आस पड़ोसी के लोग होते हैं, और वो अपनी सेविंग जिसकी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से सेव करते रहते हैं। वो सेव करते रहते हैं, पैसा इकट्ठा अच्छा हो जाता है, तो उस हिसाब से विद इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में से ही वो क्या कर सकते हैं, लोन ले पाते हैं। अगर सेविंग में कंटिन्यू है या फिर रेगुलरिटी है तो फिर वो बैंक से भी ग्रुप के नाम पे लोन ले लेते हैं। और बैंक से जब ग्रुप के नाम पे लोन लेते हैं तो बैंक को पता होता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है और ये सेविंग में रेगुलर है इनका ग्रुप, तो वो बिना कोलैटरल के भी बैंक इनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस लोन में से बाकी के लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना इंडिविजुअल थोड़ा बहुत जब भी उनको रेगुलर लोन लग रहा है तो वो ले सकते हैं ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस आंसर के अंदर अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आइडिया क्या है, रूरल लोगों को ऑर्गेनाइज करना
स्पेशली वुमेन को ऑर्गेनाइज करना सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ताकि वो अपनी सेविंग जो भी 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जिसकी जितनी क्षमता है, कि आज लग रहा है आज इतने हो सकते हैं, कल लग रहा है नहीं कल 10 रुपये हो सकते हैं, तो इतनी जितनी सेविंग जिसकी लग रही है उतना कर दे। 15 से 20 लोग जो है वो नेबरहुड के वो लोग इकट्ठे होकर सेविंग देते हैं, इकट्ठी करते हैं। मेंबर जो है वो स्मॉल लोन लेते हैं फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, ताकि उनकी डिमांड्स या फिर उनकी जो नीड है वो पूरी हो सके। अगर ये जो ग्रुप है ये काफ़ी कम इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन पे, लेस देन व्हाट इज, अगर मनी लैंडर से पैसा लेने जाते हैं तो वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, वहीं ये ग्रुप काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और अगर 1 या 2 साल बाद रेगुलरिटी है सेविंग में, तो फिर वो आसानी से बैंक से भी विदाउट कोलैटरल लोन ले पाते हैं। क्लियर है, समझ में आया है ना? तो आप अपना आंसर इस तरीके से लिखो, बढ़िया से लिखो और मेन पॉइंट ही लिखो। क्वेश्चन में या पैराग्राफ में दिए ही मेन पॉइंट है, तो आप कुछ और अलग से लिख भी नहीं सकते, है ना? जितना पढ़ा है वो आप आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पे आगे सम अप होते हैं आपका पूरा टेस्ट पेपर, है ना? तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आप आंसर सही तरीके से लिख पाए हो कि नहीं लिख पाए हो, कहाँ प्रॉब्लम आई या कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया था और फिर से मैं बता रही हूँ कि जितनी खुद से मिस्टेक हो सकती है ना, इतनी निकाल लो। आज खुद अपनी मिस्टेक निकालोगे ना, तो कल वहाँ पे एग्जामिनर आपकी मिस्टेक नहीं निकाल पाएगा। आप वहाँ आंसर लिखोगे, आपको याद आएगा अरे मैंने ये गड़बड़ की थी, ये स्पेलिंग में मिस्टेक की थी, ये पैराग्राफ में मिस्टेक की थी, ये पॉइंट और निकला था, तो फट से है ना आपका दिमाग खुद ही आपको बोलता जाएगा और आप लिखते जाओगे, है ना? तो कोशिश ये करना कि टेस्ट पेपर को अच्छे से खुद से सॉल्व करो, फिर चेक करो उसको बढ़िया से, खुद को नंबर दो कि कितने हमको लग रहा है कि हाँ ये हमने इंक्लूड किया है उसके अंदर। बिल्कुल ही कम आएंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी कोई देखने वाला नहीं है ना? बिल्कुल जितनी मिस्टेक निकाल सकते हो इतनी निकाल लो। अभी आप ही आपकी एग्जाम है और अभी आप ही एग्जामिनर हो, है ना? तो जितने कम नंबर, जितना लग रहा है कि यहाँ भी गड़बड़ की, यहाँ भी गड़बड़ की, यहाँ भी गड़बड़ की है, निकाल लो, ठीक है? और फिर बताना कि समझ आया कि नहीं आया। ऐसे भी बता सकते हो आप कि मैम मैं अपनी मिस्टेक निकाल पाया हूँ, है ना? ये चीज़ आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आप अपनी मिस्टेक निकाल पाए हो कि नहीं निकाल पाए हो। जब खुद की मिस्टेक निकाल लोगे तो बन जाएगा, एग्जाम में तो आराम से बन जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? इसके बाद में आपको अगला जो है टेस्ट पेपर वो भी मिल जाएगा। टेस्ट पेपर आपको कम्युनिटी पोस्ट से आसानी से अवेलेबल है ना? आप देखते रहा करो, आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, उसके शॉर्ट तो स्टोरी पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा, हो सका तो शॉर्ट पे भी अपडेट मिल जाएगा कि कौन सा टेस्ट पेपर आने वाला है। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पे ढूंढ लिया करो कि आया है क्या कोई सा नया टेस्ट पेपर, है ना? और सॉल्यूशन वीडियो तो आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। प्लस आपके लाइव सेशन चलते रहेंगे, अभी लाइव सेशन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसके लिए भी बने रहिएगा, आइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे चैप्टर्स के, जो सारे के सारे चैप्टर्स है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना? मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी आप लोगों के लिए बना हुआ है, बढ़िया से एक्सेस कर सकते हो। फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th NTSC ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NCERT, सब कुछ हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं विद क्वालिटी कंटेंट। शुरुआत से आखिरी तक हम आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हुए आपको एग्जाम में एक्सेल करने के काबिल बनाने में पूरा प्रयास करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराता है, एजुकेशन अवेल कराता है। बढ़िया से पढ़ते रहो, खूब लाइफ में एक्सेल करो। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाएं। मिलते हैं अगले